दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि बोर्ड पेपर में आपका लॉन्ग के अंतर्गत पूछा जाता है। और टॉपिक है भैया आज हमारा ट्रांसफार्मर। तो जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी कार्यविधि, सिद्धांत। ये मतलब आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से बोले तो भाई 3 से 5 नंबर के बीच में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि ट्रांसफार्मर की संरचना या रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, उसके परिणामन अनुपात का सूत्र भी बताइए। तो मतलब आपको फॉर्मूला भी बताना पड़ता है जो कि आपको इसमें मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात देखो, ट्रांसफार्मर के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात थोड़ा सा इसको जानिए ट्रांसफार्मर के बारे में, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ से भाई एक क्वेश्चन आना फिक्स है। या तो आपका ट्रांसफार्मर आएगा या तो इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर ये टॉपिक नहीं पूछा गया, मतलब क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है ना, तो आपको मैं न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। चलिए क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक संरचना है या रचना है, या बोले तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो यहां से देखेंगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं, दिष्ट धारा या विभव को परिवर्तित नहीं करते। मतलब आपको यहां पर मैं बता दूं कि ये केवल और केवल किस में काम आएंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा के परिवर्तित करने में। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा या विभव, दिष्ट धारा में नहीं काम करते हैं। ठीक है ना, मतलब दिष्ट धारा जानते हो, डायरेक्ट करंट जो होता है, और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट में ही काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में आपने इतना समझ लिया कि भाई ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, और एक प्रकार से ये प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक करता है। ठीक है ना, अब ये आपको इतना कर लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं भैया ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, है ना, और एक होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। तो देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ध्यान देना। अभी इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। डायग्राम आपको अगर बनाना सीखना है तो देखो चित्र भी आप इसके बारे में थोड़ा सीख सकते हो। जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ना, इसमें आप ऐसे देखो, यहां पर एक रेखा ऐसे बनाओ, और इसमें बनाओ कुंडलियां। कितनी बनाओ भैया? कुंडली। आपको याद रखना, मैं एक ट्रिक बताता हूं। जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, इसमें आपका जो आपका सेकेंडरी अर्थात द्वितीय कुंडली होगी, उसमें फेरों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। आपको फेरों की संख्या पर ध्यान देना। जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि ये क्या है, ऐसे एक कुंडली इधर बना दिए, एक कुंडली जस्ट नीचे बता दो। तो इसको अगर आप मान लिए कि भाई ये प्राथमिक कुंडली है, आपने मान लिया कि ये अगर हमारी प्राथमिक है, ठीक है ना, प्राथमिक कुंडली है, अगर आपने ये माना कि ये भैया क्या है, प्राथमिक कुंडली है, तो इसमें फिर हमने इतने बनाए, तो हमें पता है कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राथमिक कुंडली में हमारे फेरों की संख्या कम रहेगी। तो अब हमें जो द्वितीयक बनानी है उसमें ज्यादा करनी है। तो इसको क्या करो, यहां से लो ऐसे, और यहां से करने के बाद इसमें थोड़ा ज्यादा फेरे बना दो। क्या कर दो? ज्यादा फेरे बना दो ऐसे। ये लो, ये हो गया। और यहां पर ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई द्वितीयक, द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली। ऐसे करके आपने ये बनाया। अब आपको द्वितीयक कुंडली एक को हम लोग यहाँ पर इसको एनपी बोल देते हैं, मतलब प्राइमरी, और यहाँ पर ये फेरों की संख्या एनएस। ऐसे अब यहाँ पर ये आपका जो ऐसा ट्रांसफार्मर होगा, इसमें फेरों की संख्या मैं क्यों गिना रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसमें यहाँ पर ऐसे लिखना, देखो, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है किंतु धारा के मान को कम कर देता है, अर्थात घटा देता है। मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है और धारा को घटा देता है। ठीक है ना, इतना याद कर लेना। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक याद कर लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसी का अपोजिट काम करेगा अपचाई ट्रांसफार्मर। ये इसने कहा कि भैया ये क्या करता है, जो आपका ये प्राथमिक है ना, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है मेरे भाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमारा जो है ये काम करता है कि वोल्टता जो होती है, वोल्टता जो होती है ना, क्या करता है ये वोल्टता को, तो भैया ये घटाता है ना।
तो इसमें देखो ये कर देता है, कह सकते हो कि वोल्टता को कम करेगा और धारा को क्या करेगा भाई, फिर एक जो अगर वोल्टता कम होगी तो धारा बढ़ेगी, तो धारा को क्या करता है, धारा के मान को कम करता है, वोल्टता को सॉरी बढ़ाता है, तो वोल्टता को यहाँ पर बढ़ा देता है, धारा को कम कर देता है। ठीक है, इतना। अब देखो अगर इतना कर लिए तो फिर दूसरा वाला देखो मैं कैसे बताता हूँ, एकदम चुटकियों में हो जाएगा। आपका दूसरा ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अब अपचाई में देखो क्या होता है, सिंपल समझिएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। यहां पर जस्ट देखो आप लोग, इसी में यहीं पर सामने आपके देखो, इसने कहा कि भाई जो आपका अपचाई है ये क्या करता है, वोल्टता के मान को बढ़ाता है, और जो अपचाई है क्या करता है, ये भैया वोल्टता के मान को घटा देता है। तो मतलब यहां पर एक लाइन तो उल्टा हुई ना जस्ट। अब ये जो आपका ऊंचाई ऊंचाई था ये धारा के मान को क्या करता है, कम करता है, लेकिन अपचाई जो है ये क्या करता है, ये धारा के मान को बढ़ा देता है। तो मतलब एक को अच्छे तरीके से रट लो या जैसे भी करके तैयार कर लो, दूसरा अपने आप आपको हो जाएगा तैयार, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के ये उल्टा काम करते हैं, है ना। एक धारा को बढ़ाता है, एक वोल्टता को बढ़ाता है, एक धारा को कम करता है, दूसरा धारा को बढ़ा देता है। ऐसे करके मतलब आपको इसको कर लेना है। दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर मैंने फेरों की संख्या वगैरह बताई थी कि जो प्राथमिक मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, द्वितीयक में ज्यादा होगी। इसी प्रकार जो आपका उच्च ऊंचाई के बाद अपचाई ट्रांसफार्मर होगा इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, द्वितीयक में कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जिस प्रकार ये आपका कार्य विधि इसकी उल्टी है, वैसे ही इनके कुंडली के फेरों की संख्या भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब इसकी जो कार्य विधि यानी कि कैसे ये काम करता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा जान लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि भैया कार्य विधि सिद्धांत सब कुछ बताओ, संरचना बनाओ, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसकी कार्य विधि इस तरीके से लिखना, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। मतलब जैसे आपने क्या किया, प्राइमरी यानी जो हमारी प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के बीच में कह रहा है कि आपने इसके सिरों पर यानी कि इसके सिरों से आपने क्या लगाया, यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया प्राथमिक कुंडली में। तो कह रहा है कि तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, यानी इसी कुंडली में फिर क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, और यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है। तो भैया हमने धारा तो प्राथमिक कुंडली में बहाई, ठीक है ना, इसमें, लेकिन जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ यानी कि तो वो आपका हुआ किसमें, द्वितीय कुंडली में, ठीक है ना। इसके कारण इसमें जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा, और इसी फ्लक्स में बार बार परिवर्तन से उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली में भी उत्पन्न हो जाता है। ये ऐसे काम करता है, समझ में आया। अब इसका सिद्धांत देखो, कार्य विधि के बाद सिद्धांत में आपको कुछ यहां पर लिखना है। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो अपचाई है देखो ऐसे बना देना, अपचाई में द्वितीयक प्राथमिक में ज्यादा द्वितीयक में कम फेरे, उच्चाई में आपका प्राथमिक में कम और द्वितीयक में ज्यादा फेरे। तो यहाँ से लिखना, माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनपी और एनएस है। हमने मान लिया फेरों की संख्या एन है, और पी का मतलब यहाँ पर प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक, ठीक है ना, और पी मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक। और इस तरीके से हमने इसको लिखा। इसके बाद यहाँ पर लिखा, यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से EP इक्वल टू माइनस NP डी फाई अपॉन डी टी, इसको मान लिया समीकरण 1। देखो ये फैराडे का नियम होता है। अब हमने EP लिया अर्थात प्राथमिक कुंडली का लिया, तो हमारा फेरा भी किसमें होगा, प्राथमिक कुंडली में ही होगा, और माइनस चिन्ह यहां पर आपको पता ही होगा कि ऋण चिन्ह आपका फैराडे के नियम में रहता है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर का विरोध करता है। तो आप इस तरीके से यहां पर एक समीकरण इसको माने प्राथमिक कुंडली के लिए। ठीक इसी प्रकार यहां पर लिखना है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण शून्य हो तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब द्वितीय कुंडली के लिए फिर इसी प्रकार निकालो। तो ES इक्वल टू माइनस NS, यहाँ पर NP था, यहाँ पर NS हो जाएगा क्योंकि द्वितीय के लिए है, डी फाई अपॉन डी टी, समीकरण 2 मान लो, यहाँ पर भी माइनस रहेगा। अब समीकरण 1 और 2 से आपको यहाँ पर क्या करना है, भाग करा देना है। तो 1 में 2 का कराओगे तो ES यानी कि आपको 2 में 1 का सॉरी कराना है, तो ES बटे EP यानी कि इसका इसमें करा दिए, है ना। तो यहाँ पर ES अपॉन EP। अब NS और NP यहाँ पर ये तो बचेंगे, डी फाई अपॉन डी टी दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा, माइनस माइनस आपका कट जाएगा। तो ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP, ये समीकरण 3 बन जाएगा। इतना तो बना लोगे। इसके बाद आपको यहाँ
यहाँ पर लिखना है यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो प्रेरित ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ईपी उसके सिरों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता वीपी के बराबर होगी। और इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में भी जो ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल है वो ईएस वोल्टता जो होगी वो वीएस के बराबर हो जाएगा। और समीकरण 3 हमारा इससे बन जाता है कि ईएस बटे ईपी इक्वल टू वीएस बटे वीपी इक्वल टू एनएस बटे एनपी। ये हमारा परिणमन अनुपात इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा का पूरा जो है तैयारी कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इसको अगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि मैं आपको लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।